दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर यहाँ पर ये है कि अब बजट सेशन जो है उसमें आपके लिए क्या खास आने वाला है। हालांकि इस बार हर बार इस तरह से सोचा जाता है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तस्वीर ये इसलिए बन जाती है क्योंकि सरकार वही एक ढर्रे पर चल रही है। कितना पैसा किसको कागजों में दे देती है लेकिन असल में दर्शन नहीं होते हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही हैं। प्रयागराज में जो घटना हुई उसके बाद मृतकों के परिवार को 25 लाख देने की जो बात हुई, अब ना जाने वो कब और किसको कितना मिलेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, ये तो भगवान जाने। अभी बड़ी बात यह है कि स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत की इकोनॉमी को लेकर जो भविष्यवाणी की है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, आपके पांव से जमीन खिसक जाएगी। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं वो सपना टूट जाएगा। इसलिए क्योंकि उस भविष्यवाणी के मुताबिक बहुत कुछ भारत की इकोनॉमी में इस वक्त घट रहा है। वो कैसे घट रहा है, क्या है, आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी के साथ और उन्हीं से समझेंगे इस पूरी चर्चा को कि सर ये वाकई में तस्वीर अगर ऐसी, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो भारत की क्या तैयारी और क्या वो इसको गंभीरता से ले भी रहा है। विनीता जी, आप देख रही हैं कि जो स्विट्जरलैंड की संस्था यूबीएस है, उसने जो भविष्यवाणी की है उसको गंभीरता से लेने की बात है। और उसने जो बातें कही वो हमको सामने दिखाई भी पड़ रही हैं, होता हुआ दिख रहा है वो सब। उसने 2008 में अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका में बहुत बड़ा मंदी आएगी और अमेरिका की इकोनॉमी ध्वस्त होगी। और 2008 में आपको याद होगा, अमेरिका के कुछ बैंक बंद हो गए थे, लोगों को 6-6, 7-7 महीने सैलरी नहीं मिली, बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो गई थी, तमाम लोगों की छटनी हो गई थी। इस तरह के हालात वहां से गुजरे थे। भारत में उस वक्त मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह ने बड़ी खूबसूरती से उस परिस्थितियों को संभाल लिया था। पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी। ये जो यूबीएस नामक संस्था है, इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, स्विट्जरलैंड की संस्था है। इसने कहा है कि भारत में जो 4-5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है उसका ढोल फट चुका है। यहाँ के पूंजीपति यहाँ का पैसा लेकर के विदेश भाग चुके हैं। बाकी पूंजीपतियों को देने के लिए बैंक के पास पैसा नहीं है। दूसरा, उसने कहा है कि यहाँ और ज्यादा मंदी आएगी, रुपए की कीमत और ज्यादा गिरेगी, उससे महंगाई बढ़ेगी। और जब ये मंदी आएगी और रुपए की कीमत गिरेगी, कंपनियों के पास मुनाफा कम होता जा रहा है, इसलिए बड़े पैमाने पर छटनी होगी, इसलिए उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और इस तरह के उसने बड़े भयावह दृश्य प्रस्तुत किए हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत ही गंभीरता से लेने वाला विषय है। भारत ऐसी चपेट में ना आए। वैसे तो भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भारत में गरीब से गरीब आदमी, रिक्शा वाला भी अगर रिक्शा चलाता है, मजदूर मजदूरी भी करता है, तो एक छोटा सा बिछुआ रख लेता है, उसकी वाइफ के लिए बिछुआ खरीद देता है, न सोने का सही चांदी का मंगलसूत्र खरीद लेता है, सस्ती मद्दी चीजें खरीद लेता है। ये अलग बात है कि लोग मंगलसूत्र छीन लेंगे कहने वाले लोग, नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार में सोना जो 57-58 हजार रुपए के आसपास था, वो बढ़ करके 1,000 के आसपास था, 57-58 हजार के आसपास, वो लाख के करीब पहुंचने जा रहा है। चांदी ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर पार कर चुकी है। रुपया जो 57-58 रुपए हुआ करता था पहले, $1 की कीमत, और तब उससे प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती थी। रुपए की कीमत गिरने पर देश की इज्जत गिरती थी। मोदी के अनुसार, स्वर्गीय सुषमा स्वराज के अनुसार, अब वो रुपया 86 पार कर गया है, 87 के करीब हो गया, 87 शायद आज हो चुका होगा। वो 100 रुपए के आसपास जाने वाला है। तो निश्चित तौर पर डॉलर की कीमत अगर इसी तरह बढ़ेगी या रुपए की कीमत घटेगी तो कई तरह के नुकसान होते हैं। हम जो भी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, उस इंपोर्ट के लिए हमको भारत का रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, या डॉलर की फॉर्म में भी अगर हम खरीदेंगे तो हमारा ज्यादा डॉलर रुपया खर्च होगा। बाकी भी जो काम होते हैं इससे संबंधित, उसमें भी रुपए अधिक खर्च होंगे। डीजल पेट्रोल जो लाए बाहर से आता है, जो क्रूड ऑयल आता है, वो हमको महंगा पड़ेगा, और वो महंगा पड़ेगा तो महंगा बिकेगा। ऑलरेडी हम बहुत महंगा बेच रहे हैं। जब बहुत सस्ता बिक रहा था कि 30-32 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल बिकना चाहिए था, तब भी यहाँ पर कीमत कम नहीं की गई थी, जनता को उसकी कोई राहत नहीं दी गई थी। अब तो और भी नहीं दी जाएगी। और डीजल और पेट्रोल से आप जानते हो, सभी अभी आपके दर्शक जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो महंगाई भी बढ़ती है, उस पर डिपेंड करती है। जो संस्था ने, यूबीएस ने कहा है कि मुनाफा कम हो रहा है कारखानों का, तो छटनी होगी, निश्चित तौर पर छटनी तो होगी। उससे भी भयावह चीज हमारे सामने आ रही एआई के रूप में। और एआई से आप देखती होंगी
कि हम अगर एआई को खाली कंट्रोल दे देते हैं कि एआई जरा इस विषय पर एक बयान बना दो, इस विषय पर एक निबंध लिख दो, एआई लिख के तैयार कर देता है। उसको अगर हम बाकी कुछ कंट्रोल भी दे दें, कोई केस बनाने के लिए कि हम लॉ का केस बनाने के लिए कि ये मामला, ये मुकदमा, ये 1.5 लोग हैं और ऐसी घटना है, 3-4 पॉइंट हम बता दें तो एआई पूरा मुकदमा ड्राफ्ट करके दे देता है। इसी तरह से एआई को कंट्रोल दे देने के बाद जो सॉफ्टवेयर के तमाम काम है, वो एआई उसमें मदद कर देता है। तो वैसे ही एक बड़ा खतरा दुनिया के सामने भी और भारत के सामने भी है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा आधार है, वो सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर ने ही भारत को खड़ा कर रखा है और सर्विस सेक्टर के कारण ही भारत की कुछ बेरोजगारी कुछ कम हुई थी। उसका सारा श्रेय नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को जाता है। लेकिन एआई के आ जाने के बाद अमेरिका में तो जो नए वकील हैं उनकी वकालत पर संकट आ गया है उस एआई के कारण। वो एआई जो बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो भारत का सर्विस सेक्टर ध्वस्त होगा, सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के हाथ से काम छीनेगा और लोग एआई का सहारा लेंगे, उससे बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ेगी। ऑलरेडी 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी के कारण आप देख रहे हैं कि सारे प्रदेशों में, दिल्ली में, हर जगह लूट-पाट, डकैती जैसे तमाम मामले, अपहरण, फिरौती वसूली, इस तरह के तमाम मामले रोज देखने को मिल रहे हैं। जब ये बेरोजगारी और भयावह स्थिति पहुंच जाएगी, तब क्या देश झेलेगा, इसको देखना पड़ेगा। ऑलरेडी एक चीज पूरे देश को पता है और न पता हो तो आपके दर्शकों के द्वारा पता हो जाना चाहिए कि इतने प्रधानमंत्री हुए सन 47 से लेके, बल्कि 46 से, अंतरिम सरकार से लेकर के और चुनाव होने के बाद 1952 से लेकर के 1900 और 2014 तक, उन सारे प्रधानमंत्रियों के समय में देश पर जो कर्जा था, वो केवल 54 लाख करोड़ रुपए था। और सिर्फ इस एक प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम करता, बड़ी मेहनत करता है, जो अपने खोपड़ी पे ऐसे हाथ करके कहता था कि एक हार्ड वर्क होता है, एक हार्वर्ड होता है, हार्वर्ड वाले फेल हो गए, हार्ड वर्क पास होगा। उस प्रधानमंत्री के काल में केवल 10 साल में वो कर्जा 4 गुने बढ़ करके 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। एक तरफ कर्जा बढ़ रहा है, एक तरफ रिजर्व बैंक का वो रिजर्व जो तब निकाला जाता है जब कोई संकट देश के सामने होता है, उसको कोरोना से लेके अब तक कई बार निकाला जा चुका है। दूसरी तरफ रुपए की कीमत गिर रही है, तीसरी तरफ लोगों का विश्वास गिर रहा है, चौथी तरफ भयावह बेरोजगारी है और पांचवी तरफ भयावह महंगाई है। इन सारी परिस्थितियों में निश्चित तौर पर देश एक बहुत बड़े संकट का सामना करने जा रहा है और कोई इनको फिक्र नहीं है। अभी भी ये प्रचार में, चुनाव में, वोट में, हिंदू में, मुसलमान में, उसी में लगे हुए हैं। आपने देखा कि कल ही अभी रात को घटना घट गई, न जाने कितनी मौतें हो गई, कितने लोग घायल हो गए, लेकिन उसके बावजूद सुबह 6 बजे के बाद मुख्यमंत्री का जो पहला ट्वीट आया उनके हैंडल से, वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आया, उसके भयावह घटने के बारे में नहीं आया। 16-17 घंटे तक उन लोगों ने छुपाए रखा मौतों को। वो तो आप लोगों के यूट्यूब चैनल और तमाम लोगों ने उसको उजागर कर दिया कि सामने, जनता के सामने आ गया। अभी भी सही संख्या लोगों के सामने नहीं आ पा रही है। खैर, वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन देश आर्थिक रूप से इस वक्त बहुत भयावह स्थिति का सामना कर रहा है। और मैंने जो शुरू में एक बात कही थी, वो जरूर फिर मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूं कि भारत में जो बचत करने की आदत है, कि थोड़ा बहुत महिला जो घर की होती है कुछ छुपा लेती है, काम में से रोजाना कुछ न कुछ बचत करती रहती है, सोना और चांदी रखने की आदत है। इस आदत ने और इस बचत ने 2008 में जब सारी दुनिया मंदी का शिकार हुई थी, तो भारत को इस मंदी से बचाया था। लेकिन नोटबंदी करके इस बचत को खा लिया नरेंद्र मोदी ने। उस वक्त जितनी भी बचत कर रखी थी महिलाओं ने, वैसे वो टैक्स बिल नहीं रही होगी, हर साल 1000, 2000, 5000 रुपए बचत की होगी, लेकिन 20 साल में बचत होकर के वो टैक्स बिल हो गया और फिर वो तमाम टैक्स गया, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए, बहुत सारे लोगों को पैसा कैश कराने उसको बदलने में कई लोगों की मौतें हो गई। और नोटबंदी ने बड़े बुरे पैमाने पर वो जो लोगों की बचत थी उसको उजागर किया, उसको बाहर निकाल दिया। इसलिए बचत के नाम पर भी लोगों के पास शायद ही कुछ अब बचा हुआ होगा। वो जो बचत होती है, जो सोना चांदी रखने की आदत है और जो गुल्लक बनाने की आदत है बच्चों की या महिलाओं की जो अपनी छुपा लेने की आदत है, उसी से बड़े कोई भी परिवार, कोई भी साधारण से साधारण आदमी बड़े संकट काल से निकल जाता है। लेकिन वो सारे ही तरीके से मोदी ने उस सबको बड़ा ही ध्वस्त कर दिया है। अब जो संकट आएगा उससे देश कैसे बाहर निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इनके पास कोई चिंतन नहीं है, इनके पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है, अर्थशास्त्रियों से बात नहीं करते, ज्ञानियों से बात करने में इनका विश्वास नहीं है, लोगों से चर्चा करने में इनका विश्वास नहीं है, उसमें इनका अहंकार इनके आड़े आता है। इसलिए विनीता जी, आपने अच्छी चर्चा किया, अच्छा विषय छेड़ा है। बजट लाने जा रहे हैं ये, लेकिन किस बात का बजट लाएंगे
ये समझ में नहीं आता है। जो बजट आएगा तब समझ में आएगा कि क्या छुपाएंगे और क्या दिखाएंगे। जी विनीता जी। सर यहाँ पे एक बड़ा सवाल, ये तो सारी वो परिस्थितियां हैं जिसका जिक्र आपने किया है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने शुरू में कही थी कि बजट सेशन है, तो बजट सेशन में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है जब रुपया इतनी बुरी तरह से लुढ़क रहा है? बजट सेशन में उम्मीद कुछ नहीं करनी चाहिए। बहुत होगा तो ये अगर 4 लाख 5 लाख की अगर आपकी कोई छूट है, उस पर 10-20 हजार की रेवड़ी बांट देंगे छोटी सी, जिससे कि मध्यम वर्ग को ये लगे कि कुछ तो दिया। लेकिन एक तरफ से 10-20-25 हजार की छूट देते हैं और दूसरी तरफ काम घुमा करके 75,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए आपकी जेब से निकाल लेते हैं। आप जहां भी सांस भी ले रहे हैं, वहां आपके ऊपर कोई ना कोई टैक्स लग जा रहा है। एक एक चीज पर कई कई बार टैक्स लग रहा है। अच्छा, मैं एक सवाल उठा रहा हूं आपके दर्शकों के लिए भी और आपके लिए भी। हम गाड़ी खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, और एक रोड टैक्स जमा होता है जो बड़ी गाड़ियों पर तो 1.5 2-2 लाख रुपए होता है, छोटी से छोटी गाड़ी पर 10-20 हजार रुपए होता है। वो रोड टैक्स रोड पर चलने के लिए होता है। वो कौन सी सड़क है जिस पर चलने के लिए हमसे वो टैक्स लिया गया है? क्योंकि सारी सड़कों पर तो आप टोल ले रहे हैं, फिर आप पेट्रोल देते हैं, उसमें आप जीएसटी लगाते हैं, उस पर सेस लगाते हैं, आप हर जगह आप टैक्सेशन कर रहे हैं, हर चीज का चालान काटते हैं। तो फिर ये जो टैक्स आपने लिया रोड टैक्स के नाम पर, वो किस रोड पर चलने के लिए लिया है? इस सवाल का जवाब मैं नितिन गडकरी साहब से भी जानना चाहूंगा, जो बहुत ही समझदार और अच्छे मंत्री माने जाते हैं। उनसे भी जरूर जानना चाहूंगा, आपके माध्यम से उन तक अगर बात पहुंच जाए, कि रोड टैक्स आप किस रोड के लिए लेते हैं, और रोड टैक्स आपने 1.5 2-2 लाख 3-3 लाख ले लिया, तो फिर आप ये टोल किस बात का लेते हैं, और टोल कब तक लेते रहेंगे सड़कों पर? उसका हिसाब क्या है? उसका कोई पब्लिक उसका पब्लिक ऑडिट क्यों नहीं होता कि कौन सी रोड कितने में बनी थी, कितने साल उस पर कितना टोल वसूल हो गया, अब उस पर टोल चलेगा कि नहीं चलेगा? उसका पब्लिक ऑडिट क्यों नहीं होता? हर चीज का पब्लिक ऑडिट होना चाहिए, लोकतंत्र का एक तकाजा है। मैं उम्मीद करता हूं कभी आपकी अगर नितिन गडकरी साहब से मुलाकात होगी तो आप इसके बारे में पूछ करके जरूर अपने दर्शकों को जवाब देंगी, ये मैं जानना चाहता हूं। जहां तक बजट का सवाल है, बजट पेश करना तो एक परंपरा है और एक अनिवार्यता भी है, क्योंकि देश को अगले साल का खर्च चलाना होता है। ये बाकी चीजें छुपा लेते हैं। इन्होंने तो जीडीपी इत्यादि का जो गणना होती है, उसमें भी तमाम चीजों को छुपा करके जीडीपी की गणना शुरू कर दिया है। तमाम हेरा फेरी करते हैं आंकड़ों में लोग, इनके आंकड़े कई बार पकड़े गए हैं। उसी तरह से तमाम चीजों को छुपाएंगे और सीधे सीधे ये बता देंगे कि हमारी इतनी इनकम हुई, इतने पैसे का खर्चा है, इतनी, और तो बाकी इसके जो मापदंड होते हैं बजट पेश करने के, उस मापदंडों पर बजट को पेश कर देंगे। और बाकी ये बेशर्म लोग हैं, अगर आप ये कहेंगे ये चीज महंगी हो गई है, तो वित्त मंत्री कह देंगी जो महंगी हो गई वो तो मैं खाती ही नहीं हूँ। तो इस तरह के लोगों से क्या उम्मीद करनी चाहिए? मैंने 2016 में इन लोगों के बारे में कहा था, और मेरी बात, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेरी वो बातें सही साबित हुई। ईश्वर करता कोई बातें नहीं सही साबित होती तो शायद मुझे अच्छा लगता। इसलिए विनीता जी, बजट से कोई उम्मीद मत करिए। इनका बजट एक ढोल का पोल होगा, उसमें और कुछ नहीं होगा, और जनता के लिए उसमें कुछ भी नहीं होगा। जी विनीता जी। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस। उम्मीद यही करते हैं कि बजट सेशन में कुछ ऐसा हो, लेकिन उम्मीद ज्यादा कर नहीं सकते हैं, ये भी हम सबको पता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।